नमस्कार। राजस्थान तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है और 5 नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा दांव पर है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दांव पर लगी हुई है। क्या वाकई में 5 विधानसभा चुनाव में अगर नतीजे उल्टे पड़े, जो कि बीजेपी के खिलाफ हमेशा पड़ते रहे हैं उपचुनाव के मामले में, तो भजनलाल की कुर्सी क्या जाती रहेगी? इस पर मेरा टेक क्या है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन दूसरे नेता हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट की प्रतिष्ठा तो दांव पर नहीं है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में अपनी छाप को जो उन्होंने छोड़ा था लोकसभा चुनाव में, कम से कम 5 उम्मीदवारों को संसद भिजवाकर, अब उस पर और ज्यादा ठप्पा लगाने की जरूरत है। इसी तरह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, दौसा में हार के बाद वो कह रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की 7 सीटें जिताने का दावा वादा किया गया था, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन इस्तीफा देने के बजाय अगर वो दौसा और साथ ही साथ उनियारा वाली जो सीट है, टोंक वाली, वो हरीश मीणा वाली सीट भी बीजेपी को दिलाने में कामयाब रहते हैं, तो फिर उनकी प्रतिष्ठा भी बच सकती है और उसमें इजाफा भी हो सकता है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के राजकुमार रौत ने जरूर सीट जीती लोकसभा की, और अपनी ही विधानसभा 84 सीट को भी भारतीय ट्राइबल पार्टी जीते। कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा, इन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। डोटासरा साहब की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कांग्रेस अगर बहुत उछल रही है कि 11 सीटें लोकसभा की जीत गई और हमने मैदान मार लिया और अब हम किसी को भी उपचुनाव में खड़ा कर देंगे तो वो सीट निकाल जाएगा, क्योंकि परंपरा भी यही है कि कांग्रेस आमतौर पर विधानसभा उपचुनाव जीत जाती है, तो ये बाजी इस बार उल्टी भी पड़ सकती है। भजनलाल जी ने कोशिशें शुरू कर दी है। ब्रिजेंद्र ओला की सीट झुंझुनू, वहां भी उपचुनाव होना है, तो वहीं से उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा देने की स्कीम की शुरुआत, पेंशन की शुरुआत की, लाभार्थियों से संपर्क करना शुरू किया है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस साल जैसे चुनाव हुए, 2 विधानसभा के उपचुनाव, एक बागीडोरा का हुआ, तो महेंद्र जीत सिंह मालवीय चूंकि बीजेपी में चले गए थे, सीट खाली हुई, तो भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से जीत ली। उससे पहले श्रीकरणपुर की सीट आप जानते हैं कि बीजेपी ने मंत्री भी बना दिया था टीटी साहब को, लेकिन जनता की रेल ऐसी चली कि टीटी साहब रेल से उतार दिए गए और कांग्रेस ने वो सीट उपचुनाव में जीत ली। इससे पहले कुछ आंकड़े जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो मैं बता दूं आपको कि मोदी लहर में भी कांग्रेस ने 4 उपचुनाव जीते थे 2014 से लेकर 2018 के बीच में, नसीराबाद, बैर, सूरतगढ़ और मांडलगढ़ की सीट को लेकर। 2019 से 2022 तक 9 में से 7 उपचुनाव कांग्रेस ने जीते। एक चुनाव आरएलपी ने, यानी हनुमान बेनीवाल की तरफ के खाते में गया था। 2 लोकसभा के उपचुनाव भी अलवर का और अजमेर का भी कांग्रेस ने जीता था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की हालत अभी पतली है, मनोबल गिरा हुआ है। संविधान वाला मुद्दा अभी तक छाया हुआ है। लोकसभा के स्तर पर देखे जाए तो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से भी एक प्रस्ताव पारित किया गया, राष्ट्रपति के मुंह से भी ये चीज कहलवाई गई इमरजेंसी को लेकर, लेकिन उसका उतना असर विधानसभा चुनाव में होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। कांग्रेस के पक्ष में कम से कम संविधान और आरक्षण को लेकर एक माहौल बना हुआ है, एक टेम्पो बना हुआ है। राजस्थान में दलित बीजेपी से छिटके हैं, आदिवासी थोड़ा बहुत छिटके हैं, राजपूत नाराजगी थोड़ी कम हुई है इस बार, लेकिन जाटों की नाराजगी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल का दौर है। अगर बीजेपी वास्तविक कारणों में जाती है लोकसभा चुनाव में हार के और उससे कोई सीख लेने की कोशिश करती है, तो बीजेपी उपचुनाव में अच्छा कर सकती है। यानी कांग्रेस से एनी टॉम डिक एंड हैरी को मत लीजिए, किसी को भी कांग्रेस से लाकर टिकट मत दे दीजिए। भीतरघात का ध्यान रखिए। पार्टी के अंदर के नेताओं की आपस की जो नोकझोंक है या फिर नाक की लड़ाई है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। मोदी का चेहरा लोकसभा चुनाव में नहीं चला, विधानसभा उपचुनाव में तो कतई नहीं चलेगा। वहां तो स्थानीय उम्मीदवार को देखा जाएगा। इस बात को तो भजनलाल सरकार को अपने ध्यान में रखना ही पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात है कि भजनलाल जी ने कोशिशें शुरू कर दी है। मैं जो कह रहा था कि मुख्यमंत्री पद रहेगा नहीं रहेगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा उन उपचुनाव के नतीजों पर। ये तो कहना मुश्किल है कि उपचुनाव में हार से मुख्यमंत्री का पद जाता रहेगा, लेकिन प्रतिष्ठा तो और ज़्यादा गिर जाएगी, राजनीतिक हनक में तो और ज़्यादा कमी आएगी। और पांचों सीटें या 4 सीटें भी बीजेपी जीत जाती है, इसमें से कोई भी सीट बीजेपी की नहीं है, लेकिन ये एक्सक्यूज बीजेपी के पास नहीं हो सकता हार का, अगर वो हारी तो, कि भाई हमारे पास कोई सीट थी नहीं, इस बार भी हमारे पास कोई सीट नहीं रही। इससे काम नहीं चलने वाला। 5 में से मेरे हिसाब से कम 3 सीटें तो बीजेपी को निकालनी ही पड़ेंगी, और कांग्रेस तो चाहेगी या उनका गठबंधन चाहेगा कि पांचों की पांचों सीटें जो बरकरार रखे। तो मुझे लगता है, ये मेरा सोच है, मुझे लगता है कि मोदी जी तय करेंगे कि राजस्थान में नया मुख्यमंत्री कौन होगा या नया चुनाव कब होगा। मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन की सरकार चलाते चलाते मोदी जी कोई एक अगले 1.5-2 साल में कोई एक बहाना ढूंढेंगे, कोई एक ऐसी चीज ढूंढेंगे, ट्रिगर पॉइंट ढूंढेंगे जिसके सहारे मिड टर्म चुनाव कराया जा सके और जनता के बीच में जाया जा सके। और जब मिड टर्म चुनाव होगा तो उसके साथ साथ मेरे हिसाब से राजस्थान की विधानसभा भी भंग कर दी जाएगी और केंद्र के साथ साथ राजस्थान का भी चुनाव होगा। ये मेरी सोच है, बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और मेरी तरह कुछ और लोगों को भी लगता है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र भी कहते हैं कि मोदी जी तय करेंगे। खैर, हम विषय से थोड़ा भटक रहे हैं। कांग्रेस की जहां तक बात है, तो क्या दौसा से मुरारी लाल मीणा की जगह उनकी पत्नी हो जाएगी? क्या हरीश मीणा की जगह उनके परिवार का कोई लोग हो जाएंगे? राजकुमार रॉय 84 से भारतीय ट्राइबल पार्टी के किसी आम कार्यकर्ता को टिकट देंगे या परिवार में से किसी को उतारेंगे? शीशराम ओला के बाद ब्रिजेंद्र ओला के बाद क्या विधानसभा उपचुनाव में उनके परिवार का कोई सदस्य उतरेगा? देखना दिलचस्प होगा। हनुमान बेनीवाल के लिए कही जा रहा है कि शायद पत्नी को टिकट दिया जाए, भाई को टिकट नहीं दिया जाए। खैर, ये उनकी पार्टी की अलग अपनी अंदरूनी बात है। लेकिन सचिन पायलट ने दौसा की सीट लोकसभा की जितवाई, उसमें बड़ी भूमिका रही। हरीश मीणा को लोकसभा भिजवाया, बड़ी भूमिका रही। लेकिन अब विधानसभा के उपचुनाव को जिताना भी सचिन पायलट की बड़ी जिम्मेदारी होगा। अगर वो ये काम कर पाए तो उनके राजनीतिक कद में और ज्यादा इजाफा होगा और उनकी छाप और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को चाहिए कि जो जो नेता 3 सीटों पर उनके लोकसभा पहुंचे हैं विधानसभा चुनाव जीतकर, उन पर भी जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि आप अपनी विधानसभा सीट से कांग्रेस को किसी भी कीमत पर जिताने की कोशिश कीजिए। उन पर जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास तो अच्छा मौका है मोदी जी को खुश करने का, और जो मन में जो अंतरात्मा में बेचैनी है, जो खिन खिन नजर आते हैं, जो उनको हार के अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं कि मेरे कारण देखिए मैं बीजेपी को जिता नहीं पाया दौसा की सीट, तो अब डबल बोनांजा है उसके पास। दौसा की सीट जिताने की जिम्मेदारी भी वो ले सकते हैं, उपचुनाव जिताने की कोशिश कर सकते हैं, और टोंक वाली जो सीट है, उनियारा वाली सीट हरीश मीणा की, वहां पर भी वो अपने प्रभाव को स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। दौसा सीट से क्या उनके भाई जगमोहन मीणा को इस बार टिकट मिल जाएगा? बड़ा सवाल है। अगर मिल गया टिकट, किरोड़ी लाल मीणा ने कोशिश भी की और मिल भी गया टिकट, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल पर दोहरी जिम्मेदारी आ जाएगी और एक अच्छा खासा कंटेस्ट हो जाएगा। मुझे कम से कम ऐसा नजर आता है। कुछ सीटों पर यह अजीब चीज देखने को मिली कि जो 5 करोड़ का जो विधायक का फंड होता है, हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा से इस्तीफा देते वक्त, मुरारी लाल मीणा ने, हरीश मीणा ने, इन सब ने कहा गया, ब्रिजेंद्र ओला ने, कि वो 5 करोड़ का फंड एक साथ अपने विधानसभा सीट के विकास के लिए दे दिया। अब राज्य सरकार ने इस पर अंतिम फैसला क्या किया है मुझे जानकारी नहीं है। कहा यह जा रहा था कि जितने दिन तक वो रहे उतना पैसा काट लिया जाए, बाकी पैसा छोड़ दिया जाए, आने वाली सीट पे जो भी जीतेगा कि वो अपने हिसाब से नया विधायक फंड का इस्तेमाल कर सके। वो देखना दिलचस्प रहेगा। मोटे तौर पर, आम तौर पर यह देखा गया है, राजस्थान इसका अपवाद है, कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो विधानसभा का उपचुनाव जीतती रही है, वो स्थानीय निकाय के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है, वो पंचायत चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। लेकिन राजस्थान में, मैं फिर अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, कि विधानसभा चुनाव
कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में हो, आमतौर पर उसके खाते में सीटें जाती रही हैं। भजनलाल जी के सामने ये तो बड़ी चुनौती है इस परंपरा को तोड़ने की। फिर इस साल के अंत में स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं, पंचायतों के चुनाव भी होने हैं, यानी एक पहाड़ आप क्रॉस करेंगे तो एक नया पहाड़ आपके सामने होगा। तो दिलचस्प रहेगा अगर अगले 3-4 महीने की राजनीति राजस्थान में किस कदर घूमती है और 5 नेताओं का भविष्य इन 5 विधानसभा सीटों से कैसे गुथा हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।